हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 रिलीज कर चुके हैं हम मॉर्निंग में ही, आज आ गया था। यदि किसी भी स्टूडेंट ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये जो है आपका ये पार्ट 2 है। ओके, यहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं एग्जाम में रिवीजन के लिए, ठीक है। तो बट मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने क्लास में। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं पता है लॉन्ग क्वेश्चन का और शॉर्ट क्वेश्चन का, तो वो मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। तो बट ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लाइए, क्योंकि 2-2 नंबर के जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं आपसे। तो ये 10 नंबर आपको यहाँ पर क्या करने हैं, अपने सिक्योर करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है फुल फॉर्म ऑफ IIHR। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, IIHR का पूरा नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। IIHR ये कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ हॉर्टिकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है कि उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो मैं जितने भी इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको सभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और उसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, चाहे उसको याद रख सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट दिखा, ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ICAR की वेबसाइट है, उस पर जाएंगे तो यहाँ पर भी है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रिसर्च अकाउंट खोला है मैंने, तो जिसे भी बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। इसका भी पूरा नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में ना आए, हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट में आप लोगों से IARI के बारे में पूछ लें, एग्रीकल्चर सेकंड में पूछ लें, एग्रीकल्चर फर्स्ट में पूछ लें, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना स्टूडेंट है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए IARI, इसका पूरा नाम होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका पूरा नाम है IARI, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है NDRI से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे जा सकते हैं IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाएगा, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में है ये, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर की, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो इसमें सेंटर गवर्नमेंट भी होती है और आपका सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के शेयर से जो बनती हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसमें एग्रीकल्चर की बात करें तो ये रहा एक इंडियन एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, जोधपुर में। ये पूछ सकते हैं आपसे CAZRI केजरी, इसका नाम है सेंटर एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो हॉर्टिकल्चर की बात बता रहा हूँ, बट ये आपसे पूछा भी गया था अभी ये मेरे यहाँ पर एक अभी एनिमल हस्बेंड्री का आपका वो चल रहा था प्रैक्टिकल, तो उसमें ये इसका पूरा नाम पूछा था। ये कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बुफेलो कहाँ पर है, हिसार में है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको पता नहीं है भाई, ठीक है। तो इस जो भी यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखोगे तो सभी की आ जाएंगी। अब एक देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, एक ये रहा सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड जोन हॉर्टिकल्चर। ये एरिड है, एरिड ये बीकानेर में है, ठीक है। इसका पूरा नाम है CIAH सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। ये बीकानेर में है। हो सकता है कि आपसे इसका पूरा नाम पूछ ले या ये पूछ ले ये कहाँ पर है, 2 नंबर में। उसके बाद एक ये है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो ये वहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर का। एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ पर है, ये श्रीनगर में है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा है सेंटर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये लुधियाना में है। और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो एक ये है CPCRI सेंटर प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, केसरगढ़ केरला के अंदर है, केरला में है। केरल का नाम आपने सुना होगा। तो ये हॉर्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये पोटैटो का है, शिमला के अंदर है। ये नहीं पूछेगा, फिर भी हो सकता है कि हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है तो आपसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जरूर आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। तो मैं सारे के सारे हॉर्टिकल्चर के जितने भी हैं वहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक ये रहा आपका IIHR, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। कहाँ पर है, बेंगलोर में। 1969 में ये डेवलप हुआ था, ठीक है, IIHR।
उसके बाद स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर की बात करें तो एक वेजिटेबल का भी है, ये वाराणसी में है। अभी वेजिटेबल का आपको पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें हॉर्टिकल्चर से संबंधित है वेजिटेबल भी। और उसके बाद ये नहीं, देखो मैं बात करता हूँ, ये इस पर निकलने दो, कोई मैं पूरे हॉर्टिकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेता हूँ, कोई ये पर छूट गया क्या कोई। ठीक है, ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर, ये कहाँ पर है देखो, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द बनाना, ये त्रिची में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स का कहाँ पर है, पुणे में है। लीची का मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर कहाँ पर है, बिहार में है स्टूडेंट। ये पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट का ये सोलापुर में है, सोलापुर का नाम आपने सुना होगा, सोलापुर में है ये। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द ऑर्चार्ड, ये आपका प्रयाग पकयोंग में, सिक्किम के नाम से है ये। तो ये हॉर्टिकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट थे। और बाकी अगर आप ब्यूरो की बात करो तो 6 नेशनल ब्यूरो हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर का तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, IIHR, अभी मैं खोलता हूँ इस पर, IIHR आएगा निकल के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। देखो IIHR कहाँ पर है, अभी देखता हूँ, 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ। देखो ये है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये स्टूडेंट ये खुल गया पूरा, ये रहा। अगर आप देखेंगे तो ये स्टूडेंट ये सामने है आपका। ठीक है, ये IIHR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR बेंगलोर में है ये। अगर मैं ऐसे करूँ फ़ोन को थोड़ा सा, अब तो आप देख सकते तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर है। ये सब चीज़ें आप इसकी थोड़ी सी झलक देख सकते हैं। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जरूर पढ़ के जाइए, हर एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट ये पूछा जाता है। एक ये 2 नंबर का हर एग्ज़ाम में आता है ये सब। इसमें आप देख सकते हैं, आप पब्लिकेशन देख सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन है, आपको रिपोर्ट, आपको यहाँ पर बहुत सारी इंटर्नशिप निकलती रहती हैं। इंटर्नशिप आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपको पता लग गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है पार्थेनोकार्पी होता है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? ये 3 चीज़ें होती है स्टूडेंट, पार्थेनोकार्पी होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस होते हैं और एपोमिक्सिस होते हैं। तीनों को मैं एक बारी बता देता हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होते हैं। 3 चीज़ें होते हैं, एक पार्थेनोकार्पी होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है और एपोमिक्सिस होती है। तीनों को हम ही यहाँ पर समझ लेते हैं। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है जब कोई फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में स्टूडेंट आपको बताता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ये डेफिनेशन लिखी है, आप इसे लिख सकते हो। और हिंदी की बात करें तो पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है जब कोई फल बिना निषेचन के बन जाता है, बिना निषेचन के बन जाता है तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप वाटरमेलन लिख सकते हैं, वाटरमेलन है, ओके, वाटरमेलन लिख सकते हैं आप। ये पाइनएप्पल लिख सकते हैं, खीरा है, ठीक है, कुकम्बर है, ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी फ्रूट्स जब बिना निषेचन के बनता है तो वो पार्थेनोकार्पी कह लेते हैं। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। और एक होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब बन जाता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जब कोई भ्रूण बिना निषेचन के बन जाता है, जब कोई भ्रूण बिना निषेचन के बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, जब कोई भ्रूण या एम्ब्रायो, जब कोई भ्रूण बिना निषेचन के बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो एक होता है एपोमिक्सिस, जैसे आपका स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का नाम आपने सुना होगा, तो स्ट्रॉबेरी का ये एग्जांपल है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में आप सुनते हो तो एपोमिक्सिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, जब कोई बीज बिना निषेचन के बन जाता है तो उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। पार्थेनोकार्पी मैंने स्टूडेंट आपको बताया है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस मैंने बताया है और एपोमिक्सिस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है,
तो आप ये सब देख सकते हो, ये यहाँ पर है। ये इसका मैंने आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं। तो एक बार मैं आपको ये लेकर चलता हूँ क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, पार्थेनोकार्पी का। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब स्टूडेंट मैंने आपको बताया, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है जब कोई फ्रूट, व्हेन फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, ओके, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन की, तो उसे हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। ओके, तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये तीनों में से हो सकता है कि पार्थेनोकार्पी ना पूछे, पार्थेनोजेनेसिस पूछ ले, एपोमिक्सिस पूछ ले। इन तीनों में से हो सकता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे ले। अब देखो विंड ब्रेकर क्या होता है और शेल्टर बेल्ट क्या होता है। विंड ब्रेकर का प्रयोग क्या होता है, विंड ब्रेकर का जो प्रयोग होता है वो विंड की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए किया जाता है। जो विंड की डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विंड ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। और शेल्टर बेल्ट का प्रयोग किसी एनिमल्स को अपनी फसल से बचाने के लिए जो प्रोटेक्ट हम करते हैं उसे हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में समझ लीजिए, जो विंड ब्रेकर होता है ये विंड की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट उसको चेंज करने के लिए किया जाता है, जबकि जो शेल्टर बेल्ट होता है इसका प्रयोग प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्ट किससे किया जाता है स्टूडेंट, एनिमल से प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, किसको प्रोटेक्ट करेंगे, फसल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये शेल्टर बेल्ट में डेफिनेशन है, डिफरेंस होगा। प्रूनिंग और ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले भी मैंने बताया था। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्सेस पार्ट को रिमूव किया जाता, किसी भी एक्सेस पार्ट को जो हम रिमूव करते हैं वो अफेक्टेड हो सकता है, डिजीज़ से अफेक्टेड हो सकता है, पेस्ट से अफेक्टेड हो सकता है कि उसमें फ्रूट प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई हो सकता है कि उसके हार्मोन्स कम हो गए हो, इम्बैलेंस हार्मोन्स हो गए हो, उसमें हो सकता है कि CN रेशियो, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशियो बिगड़ गया हो, तब हम क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्लांट के एक्सेस पार्ट को हम रिमूव करते हैं तो वो प्रूनिंग कहलाता है। जब किसी प्लांट को हम एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं तो ट्रेनिंग कहलाता है। ओके, उसके बाद होते हैं स्टूडेंट इनकम्पैटिबिलिटी। एक होता है कंपैटिबिलिटी, एक होता है इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब वो होता है स्टूडेंट जब किसी फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो उसे कंप्लीट इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीट या की बात करें तो देखो 2 प्रकार की होती है। एक तो कंप्लीट स्टेबिलिटी होती है, कंप्लीट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक होता है अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, पहले ही इसको समझते हैं। अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन का मतलब होता है कि जो प्लांट कैपेबल फॉर द फ्लावरिंग एंड बेयरिंग, ऐसा प्लांट जब वो कैपेबल नहीं होता फ्लावर देने के लिए और फ्रूट देने के लिए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन बोलते हैं, एफ्लैट बोलते हैं। हो सकता है कि आपसे ये 2 नंबर में पूछ ले अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है। ठीक है, अनफ्रूटफुलनेस 2 कारण से होता है, एक इंटरनल कारण, एक एक्सटर्नल कारण। ठीक है, एक इंटरनल कारण, एक एक्सटर्नल कारण। इंटरनल कारण का मतलब होता है स्टेबिलिटी होना, किसी प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, यानी प्लांट के अंदर फर्टिलिटी नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एम्ब्रायो डेवलप नहीं हो रहा है, तो वो सारा का सारा इंटरनल प्रॉब्लम है प्लांट के अंदर। ओके, तो उसे हम इंटरनल कॉजेज के बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है एक्सटर्नल कारण। एक्सटर्नल कारण की बात करें तो प्लांट के अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि टेम्परेचर है, ओके, एयर है, सोयल है, न्यूट्रेंट है, प्लांट के बाहर की अगर कोई चीज़ है, मान लो एक प्लांट है और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये इसकी अगर प्रॉब्लम होती है तो इसे एक्सटर्नल प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। तो इससे समझने के लिए हमें इंटरनल कॉजेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी या बंध्यता के बारे में समझना होगा। हो सकता है कि स्टेबिलिटी आपसे 2 नंबर में कल पूछ भी लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर जो आपके जो एंथर होते हैं, जो पोलन होते हैं, जब मेल गैमेट्स होते हैं वे फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती, जिस वजह से वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है। तो स्टेबिलिटी के प्रकार होते हैं स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू स्टाउट। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होती है और इनकम्प्लीट स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर एम्ब्रायो क्या होते हैं, एम्ब्रायो का यहाँ पर क्या नहीं होता, डेवलप नहीं होता है। यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी की बात होगी, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब यही होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस। यहाँ पर मेल और फीमेल्स जो होता है, कंप्लीट का मतलब होता है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं,
और इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में से क्या होगा, एक एब्सेंट होगा, एक प्रेजेंट होगा। ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मेल है, यानी कि मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन वहाँ पर क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन तो होगा लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा किसी कारण से। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट मैंने आपको क्लास में बताई थी, आप इसको देख सकते हो। कुछ कारण और भी हैं, स्टेरिलिटी के कारण है, जैसे पूछ सकते हैं आपसे हेटेरोस्टाइली क्या होता है। हेटेरोस्टाइली का मतलब ये होता है किसी जब स्टूडेंट मेल एंड फीमेल्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट हाइट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइली बोलते हैं। यानी कि मेल की हाइट फीमेल से अगर ज़्यादा होती है, अगर फीमेल की हाइट मेल से ज़्यादा होती है तो उस समय भी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ भी स्टेरिलिटी हो सकती है। तो जिस वजह से उसको हम हेटेरोस्टाइली का नाम देते हैं। ओके। दूसरा है आपका डाइकोगैमी। डाइकोगैमी हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। डाइकोगैमी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो मेल होता है, मेल फ्लावर्स जो होते हैं और फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर उनके जो समय का पकना अलग अलग होता है, यानी कि जो उनकी मैच्योरिटी होती है वो डिफरेंट अलग अलग होती है। अगर हो सकता है कि यहाँ पर जो मेल है पहले मैच्योर हो जाए, ओके, यहाँ पर हो सकता है कि जो फीमेल है वो पहले मैच्योर हो जाए, तो दोनों का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना ही क्या कहलाता है, डाइकोगैमी कहलाते हैं। ओके। अगर मेल पहले मैच्योर होती हैं तो उसे प्रोटोगाइनस बोलते हैं, अगर फीमेल पहले मैच्योर होती हैं तो उसे प्रोटेंडस बोलते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी क्लास में। ठीक है। एक हो सकता है कि आपसे मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस पूछ ले। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, डायोसियस का मतलब क्या होता है। ठीक है। ओके। एक बीजपत्री एक लिंगी द्विलिंगी क्या होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर देखो मोनोसियस में सिंपल सा समझो, यहाँ पर मेल और फीमेल जो होता है वो अगर सेम प्लांट पे है तो उसको मोनोसियस बोलते हैं, डिफरेंट प्लांट पे है तो उसे डायोसियस बोलते हैं। ओके। मोनोसियस, देखो मोनोसियस मतलब होता है एक लिंगी। ओके। डायोसियस देख लो इसको थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर मेल और फीमेल्स अगर एक ही प्लांट्स पे हैं, मेल और फीमेल्स अगर ये सेम प्लांट पे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक बार देख लेता हूँ मैं, मोनोसियस बोलेंगे। ओके। मेल और फीमेल्स जो होते हैं अगर एक ही प्लांट पे हैं, मेल और फीमेल अगर सेम प्लांट पे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मोनोसियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मोनोसियस बोलेंगे। ओके। मेल और फीमेल अगर एक ही प्लांट पे होता है तो उसको मोनोसियस बोलते हैं, अगर अलग अलग पे हैं, डिफरेंट है तो डायोसियस बोलेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लोगों को कंफ्यूज नहीं होता है। मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल्स जो फ्लावर्स होते हैं वे एक सेम प्लांट पे होंगे। डायोसियस का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट पर अगर है तो। बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट जो आपको बतानी है। हाइब्रिडिटी क्या होती है, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से भी ये सब चीज़ें आपको बताएं। एक्सटर्नल कोजेज में आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ये सारे एक्सटर्नल कोजेज हैं। हो सकता है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन क्या होती है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, इंगिंग करेंगे, नोचिंग करेंगे, प्लांटिंग पोलोनाइजर लगाएंगे, अपकीप द पोलन कैरियर्स, ऐसे प्लांट लगाएंगे जो पोलन कैरियर का काम करेंगे, टाइमली एग्रीकल्चर ऑपरेशन करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, बट मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग क्वेश्चन में जाऊँ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। लेकिन छोटे क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन तो ये मॉडर्न पेपर था, ये एग्ज़ाम आपसे पूछा गया था। तो ये 5 क्वेश्चन है, तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, लेकिन मैंने लगभग आपको 10 और 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं एक ही वीडियो में। ठीक है। दूसरा लेक्चर लेते हैं अभी। ठीक है। दूसरा एक और खोलते हैं पेपर। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए स्टूडेंट। बाकी क्वेश्चन अगर देखो जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बोलूँगा उन क्वेश्चन को ज़रूर आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन है तो देखो डिफाइन ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके। डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, आप वीडियो को जरूर देख लेना। डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांच, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। ये क्वेश्चन 10 नंबर का आपके एग्जाम में कल आने वाला है, इसको ध्यान से दीजिएगा। ओके। याद कर लीजिएगा, हेडिंग को जरूर फोकस कीजिएगा, हेडिंग को। दूसरा क्वेश्चन है आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन पूछेगा वो आपसे। तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के आधार पर, फिर आप क्लाइमेट के आधार पर, लाइफ साइकिल के आधार पर, इस तरह हेडिंग याद कर लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद प्लांटिंग ऑफ ऑर्चर्ड, बाग लगाने की कौन कौन सी विधि है उसको अच्छे से करना है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इरिगेशन कौन कौन सी है, हॉर्टिकल्चर में सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी प्रणाली हैं, उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। उसके बाद अनफ्रूटफुलनेस से क्वेश्चन आ सकता है। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको खूब अच्छे से, अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद आपसे PGR के बारे में पूछेगा स्टूडेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कराने भूल गया। IBA का पूरा नाम हो सकता है आपसे
IAA का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, 2,4-D का पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, GA3 का नाम आपसे पूछ सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड। ये सारे के सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। PGR जरूर पढ़ के जाना। PGR का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इनका प्रयोग हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए लोग हार्मोन्स इंक्रीज कर रहे हैं फ्रूट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ताकि उसका प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो PGR का प्रयोग आज इसी में किया जाने लगा है आजकल। ठीक है, आप लोग गवावा देख रहे हैं, गवावा का जो साइज़ है, जो बेर है, बेर का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि PGR का प्रयोग हो रहा है स्टूडेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग हो रहा है। अगर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग नहीं करते हो तो उसका साइज़ छोटा रह जाता है, स्मॉल रह जाता है, जिससे प्रोडक्शन कम होता है, वेट कम होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो बेनिफिट होता है वो कम हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं। बट इसमें जो टेस्ट है, वो स्वाद है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं लगते हैं। बेर पहले देखे होंगे आपने, छोटे से जो बेर थे उनके अंदर अच्छी क्वालिटी थी, लोग उसको, उसमें स्वाद था, टेस्ट था। बट आजकल अगर जो बेर देखेंगे साइज़ इतना हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग होता है। साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं। सेल इंक्रीज कैसे होता है? जब सेल डिवीजन इंक्रीज होगी, कोशिका का विभाजन होगा, तो वहाँ पर जब कोशिका विभाजन होगा तो वहाँ पर सेल डिवीजन या बॉडी अपने आप ही बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि PGR को पढ़ के जाना स्टूडेंट। PGR से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, PGR से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इनके फुल फॉर्म जरूर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मैंने वीडियो में करा रखा भी है, और क्लास में भी मैंने PGR के बारे में बताया था, तो उसको जरूर पढ़ें। और जितने भी क्वेश्चन मैंने 5-6 क्वेश्चन जो आपको लिखवाए थे अच्छे से पढ़े। हेडिंग को फोकस जरूर करें, हेडिंग का जरूर ध्यान रखिए। और बाकी जो क्वेश्चन हैं ये मैंने कराया ही है, बट ये तो देखो कंफर्म नहीं है कि पेपर कहाँ से आएगा, बट फिर भी हम अपना गैस लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा एक लगा सकता है कि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। फिर भी जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सबको बता दिए, इरीगेशन, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको कराया है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देख कर जाना, और थोड़ा सा अपना जो पहले क्वेश्चन आते हैं उनको ज़रूर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है हमारी तरफ से, एग्री विद कीवर्ड्स की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक है। ओके, चलो ओके।